हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, जो हम फार्मूले नोट्स और कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रहे हैं। उसका ये चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इसको हम अगर कहें तो एपी भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एपी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। अब इसके बाद अपन यहाँ पे जो है ना मेन चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है भाई यहाँ पे क्या, तो ये तो इसको एपी कहते हैं हम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, तो इसके हम एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, बस आप पहले समझिए इसको। ठीक है, ये एक चीज़ क्या है। ठीक, तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, कोई अगर मान लीजिए जैसे ये मैंने श्रेणी लिख दी 1 2 3 और 4, इस तरह से ये बढ़ती जा रही, देखिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो जो हर टर्म है, जैसे ये 2 है, तो भाई ये इसमें कोई ना कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। निश्चित संख्या मतलब, या अगर हम इंग्लिश में देखें इसको, तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, यहाँ पे लिखा है ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। अब ये कौन सा नंबर है, इसमें एक एडिंग फिक्स्ड नंबर, मतलब आपको एक फिक्स नंबर है जो इसमें ऐड करना है। ठीक है ना, तब आपको ईच टर्म प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे हर एक प्रत्येक जो पद है वो कब मिलेगा आपको, जब उसमें आप कोई एक निश्चित संख्या जोड़ देते हैं, कोई एक फिक्स्ड टर्म जोड़ देते हैं, फिक्स नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए +1 जुड़ा है तब 2 मिला, फिर ये 3 कैसे मिला, इसमें भी +1 जुड़ा है, 4 कैसे मिला, इसमें भी +1 जुड़ा है। तो ऐसे समान समान अगर निश्चित संख्या या समान समान अंतर जुड़ता जाता है या समान अंतर घटता जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किस तरह से कह सकते हैं हम, ऐसी श्रेणी जो समान अंतर से बढ़ती है या घटती है समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ए प्रोग्रेशन दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वाई इक्वल डिफरेंस, इट इज़ कॉल्ड एपी। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि एपी क्या है, अगर वो समान अंतर से उसके सारे पद घट रहे हैं या जुड़ते जा रहे हैं समान अंतर से, तो उसको आप क्या कहते हैं भाई, उसको आप कहते हैं कि ये क्या है, एक एपी है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो समान अंतर होता है वो सब क्या होता है इसमें, ठीक है ना, तो समान अंतर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा आगे, कि भाई ये समान अंतर जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये समान अंतर जो हमने बात करी कि भाई इक्वल डिफरेंस की, ठीक है, तो ये समान अंतर क्या चीज़ होती है, या इसी को हम कहते हैं एक निश्चित संख्या। कैसी संख्या, एक निश्चित संख्या। ठीक है, आपके उसमें फॉर्मूला जो अपन ने जो परिभाषा लिखी उसमें क्या था भाई, एक निश्चित संख्या। ठीक है ना, तो एक निश्चित संख्या जोड़ने से आपके प्रत्येक पद बन रहे थे, यानी आपके सारे टर्म जो बन रहे थे वो एक इक्वल डिफरेंस को जोड़ने से या बढ़ रहे थे। ठीक है ना, बन रहे थे आपके, तो इक्वल डिफरेंस, या इसको हम एक फिक्स्ड नंबर कहेंगे। ठीक है ना, इक्वल डिफरेंस ये एक फिक्स नंबर। तो भाई ये जो होता है इसी को हम कहते हैं भाई सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसको हम, सार्व अंतर कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सार्व अंतर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो डी कहते हैं हम। ठीक है ना, क्या कहते हैं, डी, मतलब समान अंतर, सभी सभी पदों में बीच में जो समान अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, मतलब डी कहते हैं, डिफरेंस। ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो इसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे। आप क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब बात यहाँ पे ये आती है भाई कि ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये सार्व अंतर जो होता है, यानी कि डी, ठीक है, डी मतलब यहाँ पे कौन है, अपना सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो होता है डी मतलब सार्व अंतर, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये भी नोट करिए कि सार्व अंतर आपका धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लस का, ये माइनस का, और इधर ये ज़ीरो, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, कौन, अपना जो कॉमन डिफरेंस है या सार्वंतर है वो ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, माइनस का, प्लस का या जीरो आ सकता है क्या, सार्वंतर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात हो गई। अब बात आ रही भाई इसके एग्जाम्पल कैसे लिखें, मतलब क्या होते हैं इसके उदाहरण, क्या होते हैं वो हम समझेंगे। देखिए, तो एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसके, तो आप देखिए एग्ज़ाम्पल से समझिए सबसे पहले तो भाई एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, तो इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं वो होगा आपका, जैसे मान लीजिए पहला मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया 2
4, इसके बाद 6, फिर 8 और फिर डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई 2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 2 के अंतर से ये क्या, और ये बढ़ रही है सीरीज, यानी कि ये आपकी श्रेणी 2 के अंतर से बढ़ती जा रही है। ठीक है, +2 इसमें बढ़ रहा है। और आगे देखें कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई ये सेम डिफरेंस है, ये भी बढ़ रही है, यानी इसमें +10 होता जा रहा है ना। प्रत्येक पद में आपका क्या जुड़ता जा रहा है, 10 जुड़ के आता जा रहा है। यानी यहाँ पे एक सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस क्या था, 2, और यहाँ पर भी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस था आपका 10। ठीक है, प्लस का। ठीक है, और बल्कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे डी था आपका +2, और यहाँ पे देखें तो डी था आपका +10। ठीक है, ये हम दिखा देते हैं आपको, समान अंतर है यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो चलिए एक एग्जाम्पल इस टाइप का देख लेते हैं। देखिए 3, 2, 1, 0, फिर आ गया -1। तो इस तरह से देखिए ये भी घटती जा रही है श्रेणी। तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ पे तो कम हो रहा है, मतलब यहाँ एक घट गया, फिर एक घट गया, यहाँ भी देखो एक घट गया, इधर भी एक में से एक घटेगा, 0 आ जाएगा। 0 में से भी एक माइनस करेंगे तो फिर माइनस का एक ही आता है, और अगर -1 कर दें तो आपका फिर क्या आएगा, -2 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। ठीक है ना। तो इस तरह से श्रेणी जो है यहाँ पे चलती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे ही आप इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो नई बात यहाँ पे ये आती है वो क्या है, अब एक बात ये आएगी कि भाई जो समांतर श्रेणी होती है, ठीक है ना, तो अब एक श्रेणी आपने देखी होगी, एक नया टाइप इसका होता है एक छोटा सा, कि एक होती है परिमित समांतर श्रेणी। क्या होती है, परिमित समांतर श्रेणी, मतलब कि फाइनेट एपी। ठीक है ना। तो परिमित समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में हम एपी कहेंगे, तो समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये आपकी परिमित समांतर श्रेणी, या इसी को हम कहते हैं एपी। लेकिन कैसी एपी है ये, परिमित। ठीक है, परिमित का मतलब होता है यहाँ पे क्या, कि भाई इसको गिन सकते हैं आप, फाइनेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे पदों की संख्या कैसी हो भाई, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या हो, फाइनेट हो, या जिन्हें गिन सकते हो। ठीक है, पदों की संख्या फाइनेट हो या सीमित हो। ठीक है, सीमित, हिंदी में हम सीमित कहेंगे, इंग्लिश में इसी को कहते हैं फाइनेट। ठीक है, कैसी हो, फाइनेट हो। तो फाइनेट अगर पदों की संख्या यहाँ पे सीमित होती है, उसको आप कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है ना, यानी कि फाइनेट एपी कहते हैं आप उसको। ठीक है, फाइनेट एपी होती है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे आपके, सीमित या फाइनेट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद एक होती है आपकी क्या, यहाँ पे एक होती है आपकी अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर और ये श्रेणी। तो अपरिमित समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें, यानी कि इनफाइनेट की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, इनफाइनेट एपी की। तो इसमें क्या होता है भाई, जो पदों की संख्या होती है वो अनकाउंटेबल होती है, यानी आप उसको गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, पदों की संख्या कैसी होती है, इनफाइनेट, पदों की संख्या इनफाइनेट होती है, इनफाइनेट। इनफाइनेट का मीन, अब ये इनफाइनेट का मीन यहाँ पे होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा ये लिखा नहीं पा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है ना। तो इनफाइनेट होती है, पदों की संख्या कैसी होती है यहाँ पे, इनफाइनेट। अब इनफाइनेट का मीन होता है यहाँ पे क्या भाई, इनफाइनेट को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं असीमित होती है। पदों की संख्या कैसी होगी, असीमित, मतलब अनंत होती है, जिसको आप गिन नहीं पाएंगे, असीमित। ठीक है ना। तो अनंत होती है यानी गिन नहीं पाएंगे आप इसको। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल लिखें इस ऊपर वाले परिभाषा का, तो इसमें उदाहरण क्या बन जाएगा इसका, 2, 4। ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके पद तो गिन सकते हैं, तो 5 ही पद हैं इसमें, तो ये परिमित समांतर श्रेणी है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, उदाहरण की, तो इसका उदाहरण हो सकता है भाई क्या, आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या लिख दी 1 2 3 डैश डैश डैश, अब ये अनंत तक जा रही है, आप पता नहीं कहाँ तक जाएगी, एंड टर्म है आखिरी में जाकर। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, एक परिमित और एक अपरिमित, फाइनेट और इनफाइनेट एपी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा जो आ रहा है अपना, मेन जो बात आ रही है यहाँ से निकल के, कि भाई एपी का व्यापक रूप क्या होता है। ये मेन चीज़ शुरू हुई है, फार्मूला यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो एपी का व्यापक रूप आएगा, अब एपी का व्यापक रूप। ठीक है, तो एपी का व्यापक रूप की अगर हम बात करें
तो व्यापक रूप, ठीक, या इसी को हम कहते हैं भाई सामान्य रूप। क्या कहते हैं? सामान्य रूप, ठीक है। तो एपी का व्यापक रूप या सामान्य रूप, इंग्लिश में कहें तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, या फिर इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी कहते हैं। लिखते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे इसको? तो भाई लिखने का तरीका इसका ये है कि जब एपी को लिखा जाता है तो इसका फर्स्ट टर्म हमेशा लिखते हैं पहले ए, ठीक है, फिर लिखते हैं इसके बाद ए प्लस डी, फिर लिखा जाता है यहाँ पे ए प्लस 2d, फिर लिखा जाएगा ए प्लस 3d। तो इस तरह से प्रोसेस ये चलती रहती है। और कहाँ तक जाती है भाई? इसके लास्ट में जाके एन टर्म होता है, यानी लास्ट टर्म होता है बिल्कुल, तो उसको कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी, लास्ट में होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरी क्या बनती है? एपी बनती है। ये पूरी क्या है? एपी का व्यापक रूप है या सामान्य या जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। अब बात ये आ रही कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं क्या क्या ये, तो आप सबसे पहले देखेंगे भाई यहाँ पे ए की बात होती है। तो ए क्या है? यहाँ पे प्रथम पद, आपको ध्यान रखना है एपी का प्रथम पद को हमेशा किससे दर्शाते हैं? हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रथम पद है, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म होता है एपी का फर्स्ट टर्म। इसके बाद बात आ रही है डी की। तो भाई डी कौन होता है? यहाँ पे सारवंतर, यानी कि पूरी पदों में, यानी एपी के पूरे पदों में कितने का अंतर है तो वो पता किससे चलता है? डी से, ठीक है। तो ये सारवंतर होता है। तो सारवंतर को हम कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका हो गया एपी का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया है। अब इसके बाद बात आ रही है यहाँ पे किसकी? आखिरी में एक लास्ट टर्म आ रहा है, देखिए निकल के ये, है ना। तो इसमें एक टर्म लिख देते हैं हम ए एन। तो ए एन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एन व पद भी कहते हैं। ये नाम हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। एन व पद, एन व पद कहते हैं इसको हम, ठीक। और इसमें ये जो एन आ रहा है, इस एन का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? ये पदों की संख्या, ठीक है। तो ये इसमें पदों की संख्या को कहते हैं एन को हम, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये हो गया nth टर्म, और इधर इसको कहते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ये टर्म होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा और आगे बढ़ना है। देखिए हम यहाँ पे जो मेन बात आ रही निकल के, अब वो आती है क्या कि भाई फॉर्मूले की बात आ रही है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसमें? तो जो खास खास फॉर्मूले अब वो हम चालू कर रहे हैं। देखिए अभी तो हमने व्यापक पद देख लिया, ठीक है ना, जनरल फॉर्म देख ली। अब देखें हम nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। तो एन व पद एपी का, एन व पद, ठीक, किसका पद है ये? एपी का एन व पद। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एपी का एन व पद, ठीक। तो क्या होता है भाई? ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? ये हो गया एपी का फॉर्मूला, ठीक है ना। एपी का एन व पद का फॉर्मूला हो गया है, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक। और एक बात और ध्यान रखें आप कि भाई ये जो ए एन होता है इसे हम एल से भी दर्शा सकते हैं। किससे? एल से। इसका मतलब अंतिम पद भी होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? अंतिम पद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अंतिम पद को भी दर्शाता है, अंतिम पद। इसे हम एनवा पद और अंतिम पद दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे निकल के आएगा अब एक और फार्मूला आपका अंत से एनवा पद का। क्या आएगा? अंत से एनवा पद, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक बात और देखेंगे यहाँ पे काम की। भाई क्या है बात काम की? देखिए कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, ये nth पद का फॉर्मूला यानी nth टर्म निकालने का, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है। देखिए तो क्या लिखेंगे इसको हम? ये तो फॉर्मूला हो गया, इससे कुछ टर्म बना के हम आपको बता रहे हैं टर्म क्या निकलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहला पद बनाना है तो a1 बनाना है, तो n की जगह 1 रख दिया, तो इससे आपका a प्लस ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1 और बाहर लिखा है d, तो इसका मतलब ये बन गया a प्लस, ये हो गया एक में से एक जाकर के 0 और ये बचा d, तो 0 में d से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब कि a अकेला बचेगा। अगर a2 बनाना चाहते हैं तो आपको a प्लस यहाँ लिखना होगा 2 माइनस 1, एन की जगह 2 आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना? a प्लस 2 में से एक जाएगा तो एक डी बचा, मतलब कि इसे कहेंगे हम a प्लस ए डी,
है ना, मतलब a प्लस 1d आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए टर्म चलते हैं। प्रथम टर्म आपका पहला पद हो गया a, दूसरा a प्लस डी, ऐसे आगे आएगा a प्लस 2d, फिर आएगा a प्लस 3d। इस तरह से प्रोसेस चलती है और ये लिखा है आपका nवा पद, मतलब कि nth टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। इसके बाद अब इसमें नया फॉर्मूला आएगा निकल के, क्या भाई, AP का अंत से nवा पद। अब क्या आएगा, AP का अंत से nवा पद। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे AP का अंत से nवा पद। तो अंत से nवा पद, देखिए अंत से nवा पद मतलब कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट तो क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है, an इज इक्वल टू l माइनस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और d। तो फॉर्मूला उसी टाइप का है, बस एक ही जगह पे l आ गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे अंत से शुरू कर रहे हैं, यानी लास्ट से शुरू कर रहे हैं टर्म को गिनना, इसलिए ये l आया। और माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव साइड यानी उल्टी दिशा से गिनना है, इसलिए माइनस लगाया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद बात आती है भाई किसकी, अब आएगा इसमें नया फॉर्मूला एक और, कि भाई AP का यानी कि समांतर श्रेणी का योग की बात आएगी। तो AP के n पदों का योग, n पदों का योग। अब योग मतलब योग है कि अभी हमने जो पद पढ़े थे, अब उन सबका जोड़ करना है हमें। क्या करना है, जोड़, यानी कि सम ऑफ n टर्म। इसको हम इंग्लिश में लिखें तो सम ऑफ n टर्म, मतलब कि n टर्म का सम, AP के n पदों का योग। तो दो तरह के फॉर्मूले इसमें चलते हैं, आपको दोनों फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि दोनों का यूज होता है। सबसे पहले SN इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपका हो गया n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट में फिर n माइनस 1 और d। तो ये चलता है यहाँ पे, ये आपका 2a है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ क्या आएगा, 2a। ठीक है, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 d। एक फार्मूला ये हो गया आपका योग का फॉर्मूला। दूसरा आपका बनेगा SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं a प्लस l। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि भाई इसमें आप ये जो an होता है उसी को आप क्या कहते हैं, l, यानी अंतिम पद कभी दिखता है तो आप उस an को ही l कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये चीज़ फॉर्मूले में आ गई है। अब इसके बाद देखिए एक और नेक्स्ट फार्मूला देखें हम, तो एक फार्मूला और इसमें चलता है जो कि ऑब्जेक्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाता है, OT में आपको मिलेगा ये। ठीक है ना, तो क्या होता है भाई, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग मतलब कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर। ठीक है, n इंटीजर। अब वो भी कैसे इंटीजर है, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव। ठीक, इंटीजर तो हैं लेकिन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आप इसको सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इनका सम अगर आप करेंगे, इनका जोड़ आप करेंगे, तो इसका डायरेक्ट एक सूत्र होता है, ये आप याद रखिए, SN इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी OT में आ जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लिखिए। इसके बाद बस एक छोटा सा फॉर्मूला और बचा है कि भाई अगर कभी ये इस तरह से ये आ जाता है, कौन सा पॉइंट, कि यदि A, B और C किसमें है, समांतर श्रेणी में मतलब AP में। ठीक है, समांतर श्रेणी में हैं, मतलब कि किस में है, AP में, ABC इन AP, अगर AP में है तो हमेशा ध्यान रखो ये जो B होता है ये हमेशा A प्लस C के जोड़ के बटे के 2 के बराबर होता है। यानी हम पहला और तीसरा यानी बीच वाला छोड़ दें तो पहला और आखिरी वाला जोड़ दें और उसके बटे में 2 कर दें, तो हमेशा बीच वाला नंबर आपको पता चलेगा बीच का नंबर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ बराबर होती है इसकी। और इसमें ये जो B आया है
इसी बी को हम क्या कहते हैं भाई, बी को यहाँ पे क्या कहते हैं हम, समांतर माध्य। बी को समांतर माध्य कहते हैं, मतलब कि अरिथमेटिक मीन कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं किसका, ए और सी का। समांतर माध्य कहते हैं किसका, कहते हैं ए और सी का, ए और सी का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, ए और सी का समांतर माध्य क्या है, यानी कि एरिथमेटिक मीन क्या है, इसको एरिथमेटिक मीन कहते हैं, ए एम, एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो क्या हो गया ये बी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लगभग आपके देखिए फॉर्मूले और जो खास बातें थी इसमें वो हमने इसमें कवर कर दी हैं। अब कुछ ओटीज वगैरह जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ओटी अगर अलग से निकल के आएंगे तो उन चीज़ों को हम अलग से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, आपको पहले इतने ही नोट्स बनाना है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और सारी वीडियोस देख लें। धन्यवाद।